आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आप जानते हैं कि आज हम लोग एक और नई शिफ्ट के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल ने आयोजित किया पेपर 2024 में, और उसमें ही 17 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 3 का पेपर आयोजित हुआ उसमें क्या जीके जीएस के क्वेश्चंस रहे, चलिए एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो हम देखते हैं कि जो पाल वंश है उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमने क्लास में भी किया हुआ है, ये हमने यूट्यूब की क्लास में भी किया हुआ है, और इसके अलावा जो हम लोग पेड बैच में हिस्ट्री देख रहे हैं वहां पे भी हमने किया, क्योंकि ये पाल वंश बहुत ही फेवरेट एक टॉपिक है जो एसएससी हर बार हम देख रहे हैं कि पूछे ही जा रहा है। कभी वो पूछता है कि पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो गोपाल है, और कभी वो यूनिवर्सिटीज पे आ जाता है। तो बेटा, जो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी स्थापित की उसका नाम है उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, और ये उदांतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार में है। जबकि इसके बाद आते हैं धर्मपाल, और धर्मपाल ने स्थापित की है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो हमारे क्वेश्चन का जवाब है बिहार में। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पे स्थापित की है? बिहार में। तो मैंने यहाँ पे वो कंपाइलेशन आपके सामने रख दिया है। गोपाल उदानपुर यूनिवर्सिटी बिहार, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार। इसके अलावा धर्मपाल साहब ने एक और यूनिवर्सिटी स्थापित की है जो है सोमपुरी, वो बंगाल में है, ठीक है। और रामपाल जो आगे एक रूलर आते हैं, उनने स्थापित की जगदल यूनिवर्सिटी बंगाल। तो दो बिहार की हो गई, दो बंगाल की हो गई, ठीक है। चल, यहां पे हमने सही जवाब देख लिया। तो क्वेश्चन यही था ना? हाँ जी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। चलो आगे बढ़े। तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करने वाले हैं। आइए, मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की जगह ले ली? अभी जो मौखरी वंश है इस पे दूसरी बार सीजीएल ने प्रश्न पूछा है। एक प्रीवियस शिफ्ट में 2024 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो मौखरी लोग हैं कौन है? तो कहानी है कि पहले इस पूरे क्षेत्र पे गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, जहां पे आप जानते हैं फाउंडर श्रीगुप्त, बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त वगैरह वगैरह। तो गुप्त साम्राज्य यहां पे मौजूद था। लेकिन जब गुप्त लोग कमजोर होने लगते हैं तब अलग अलग सामंत या फ्यूडेटरी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता डिक्लेयर करते हैं, और उन्हीं में से एक होते हैं पुष्यभूति वर्धन, और उन्हीं में से एक होते हैं मौखरी। तो ये मौखरी वंश जो आप देख पा रहे हो, इसके फाउंडर का नाम है हरिवर्मन, फाउंडर है हरिवर्मन। और राजधानी क्या बनती है मौखरी लोगों की? कन्याकुब्ज, और यही कन्याकुब्ज को आप लोग एक और नाम से जानते हो, वो है कन्नौज। तो कन्नौज या हम बात करें बच्चे कान्याकुब्ज, तो ये इनकी क्या है? राजधानी। हो सकता था ऑप्शन में कान्याकुब्ज हो, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए, दूसरी बात हमने क्या बोला बच्चे? फाउंडर या संस्थापक का नाम क्या है? तो फाउंडर या संस्थापक है हरिवर्मन। क्या नाम है? हरिवर्मन। दूसरी बात करें, इसमें लास्ट रूलर कौन आते हैं बच्चे? गृहीवर्मन। तो गृहीवर्मन लास्ट रूलर है, जिनकी शादी किससे होती है? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री। लेकिन कहानी में फिर एक विलन आता है, गौड़ वंश, बंगाल वाले क्षेत्र में एक रूलर होता है शशांक। तो शशांक गृहीवर्मन को मार देता है, इसलिए लास्ट रूलर है। और राजश्री जो कि हर्षवर्धन की बहन है, उनको बंधक बना लेता है। बाद में हर्षवर्धन अपनी बहन को छुड़ाते हैं शशांक पर हमला करके। चलो, तो ये हमारी पूरी बात हो गई। मौखरी वंश के फाउंडर, लास्ट रूलर और कैपिटल कन्याकुब्ज या कन्नौज। चलो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया? जब हम लोग बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये नाम तो अभी है, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो यही है, और ये 1991-92 में स्थापित किया गया। पहली बार विश्वनाथन आनंद साहब को ये दिया गया। विश्वनाथन आनंद साहब जो चेस से संबंधित हैं, तो सबसे पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया गया। लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद। तो कुल मिला के जो मेजर ध्यानचंद अब खेल रत्न अवार्ड है, तो ये मेजर ध्यानचंद साहब, जिनको विजार्ड ऑफ हॉकी या हॉकी के जादूगर बोलते हैं, उनके नाम पे है, ठीक है। चलो आओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए डैश होगा। तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है वो नाम से क्लियर है कि भाई यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम है, क्योंकि क्रॉप्स को हम देखते हैं तो कभी बारिश आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई डिसीज हो गया, कोई पेस्ट आ गया, तो फसलों को बचाए रखने के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है प्रीमियम भरना पड़ता है भाई इंश्योरेंस कंपनीज को।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार ने अलग अलग रेट तय किए कि खरीफ क्रॉप्स के लिए इतना प्रीमियम किसान देगा, बाकी हम प्रीमियम भरेंगे। रबी क्रॉप्स के लिए इतना प्रीमियम किसान देगा, बाकी हम भरेंगे। और हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स है उसके लिए इतना प्रीमियम किसान देगा, इतना हम भरेंगे। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि खरीफ फसलों के लिए और साथ साथ जो तिलहन है यानी ऑयल सीड्स हैं उनके लिए कितना % किसान को देना है। तो 2% ही मात्र जो सम इंश्योर्ड होता है उसका 2% ही मात्र किसको देना है, किसान को। और बाकी कौन देता है बच्चे, तो सरकार उठाती है। तो खरीफ फूड और ऑयल सीड्स के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% यानी और कम। और लेकिन कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, अब ये महंगे क्रॉप्स हैं, इनका इंश्योरेंस भी महंगा होता है, तो किसान को भी जो प्रीमियम भरना है वो भी थोड़ा ज्यादा है और सरकार के ऊपर भी अच्छा खासा भार आता है। तो यहाँ पे 5% रखा गया है कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में शुरू हुई थी, लागू हुई थी। चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और धारणाएं ORP जनसंख्या का कितना हिस्सा है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस ORP कंप्राइज हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब देखो, सबसे ज्यादा सेंसस 2011 के अनुसार बच्चे सबसे ज्यादा देश में कौन से धर्म के लोग हैं, तो सही जवाब है हिंदू, लगभग 80%, फिर मुसलमान लगभग 15%, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस 2.3, सिख 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 0.4 और अदर रिलीजन्स, मतलब इनके अलावा हमने बोला मेजर के अलावा और भी जो धार्मिक मान्यताएं हैं या कोई रिलीजन्स हैं, तो फिर वहां पे 0.79 करोड़। अभी जो 0.79 करोड़ है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 0.79 करोड़ मतलब क्या होता है, 79 लाख होता है ना भाई, 1 करोड़ नहीं है ना, 1 करोड़ से भी कम है, 0.79 है तो क्या है, 79 लाख लोग हैं। और अगर मैं इसको मिलियन में कन्वर्ट करूं तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 79 लाख में बेटा क्या हो गया, 7.9 मिलियन। तो यहां पे ये सही जवाब हो गया 7.9 मिलियन। ठीक है, चलो इसके अलावा फिर बोला है रिलीजन नॉट स्टेटेड, कि मतलब जब ये काउंटिंग हो रही थी तो जिन लोगों ने रिलीजन ही नहीं बताया, अब वो अथीस्ट हो सकते हैं कि भाई नहीं मान रहे, नास्तिक हैं, या फिर उन्होंने बताया नहीं, तो वो 0.2%। चलो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। साइंस के क्वेश्चन साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करने वाले हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई तमिलनाडु पुदुमई पेन योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को पर मंथ प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी बहुत शानदार स्कीम है तमिलनाडु सरकार की, जहां पे इनने प्रयास किया है कि जो लड़कियां स्कूल तो कर लेती हैं लेकिन स्कूल के बाद फिर या तो घर वाले या समाज या उनकी खुद के किसी विचारधारा की वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाती है, यानी स्कूल के बाद फिर कॉलेज नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं की और बस स्कूल छोड़ दिया। तो ऐसी लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि ठीक है भाई, अगर आपने 6th से 12th गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है तो अब आप ड्रॉप आउट ना करें पढ़ाई, आप छोड़े ना पढ़ाई, आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें, उसके लिए पर मंथ 1000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की ये योजना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 6th से 12th गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी होनी चाहिए लड़की, और फिर जैसे ही वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो हर मंथ उसके पास पैसा अकाउंट में आएगा। एक और कंडीशन है कि अनइंटरप्टेड कॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए किसी ने ज्वाइन कर लिया। तो अनइंटरप्टेड का मतलब क्या है बच्चे, कि जो कॉलेज है आपको लगातार करना है, अगर आप छोड़ते हो तो फिर पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो अनइंटरप्टेड कॉलेज आपको जाना है, और जब तक आपका फिर वो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा ITI जब तक कंप्लीट होगा तब तक सरकार आपको हर महीने वो पैसा देगी। कितना, 1000 रुपए पर मंथ। चल आगे बात करें। 1976 में भारत में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से हमको ये भी पता चला कि बेटा जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो नेशनल लेवल की जो स्कीम्स है उनको तो दिमाग में रखें, लेकिन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम्स, क्योंकि ये स्कीम बहुत अच्छी योजना है, इनफैक्ट ये मॉडल है दूसरे राज्यों के लिए कि आप भी ऐसा कुछ करें। तो अन्य राज्यों की भी महत्वपूर्ण स्कीम्स एग्जाम में आ रही है, ये हमारे एनालिसिस से हमको निकल के मिला। आंसर तो खैर ठीक ही है, लेकिन आपको उससे थोड़ा ना फायदा मिलेगा, क्योंकि आपसे एग्जैक्टली वो सेम चीज नहीं पूछने वाला, आपसे कुछ और पूछेगा करंट में। 1976 में भारत में पहली बार महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया, बेंगलोर के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। एक तो अपने आप में यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई M चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां पर है, बड़ा फेमस है, बेंगलोर। और दूसरी बात करें तो ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच था जो कि इंडिया में आयोजित हुआ था महिलाओं का। तो महिलाओं का पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच जो इंडिया में हुआ 1976 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में आयोजित हुआ। अब ध्यान रखना बच्चे, एक तो ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन महिलाओं के वर्ल्ड कप पर अक्सर देखा जाता है, तो फीमेल वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन वर्ल्ड कप। तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें
तो फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ था वो इंग्लैंड में 1973 में हुआ था। यहां पे हम बात करें वर्ल्ड कप की, और इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप, और इंग्लैंड ने ही जीता पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप। लेकिन सबसे ज्यादा जो वुमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा 7 टाइटल इनके पास है, एक तरफा डोमिनेंस है, 7 टाइटल सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते, लेकिन पहला वाला इंग्लैंड में हुआ था, वो इंग्लैंड ने ही जीता। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। एक और चीज है कि सबसे पहला टेस्ट मैच किसके बीच में खेला गया था, अगर मैं ओवरऑल बोलूं, मैन वुमेन सबको ले लूं, तो 1877 में सबसे पहली बार टेस्ट मैच मेंस का खेला जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है मेलबर्न में, यानी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 1877 में। तो ये भी एक बात दिमाग में रखना, ये एग्जाम में ईयर भी आ जाता है, और कौन से 2 देश हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, कहां पे, मेलबर्न 1877। चल, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? हम लोग क्लास में कई बार पढ़ते हैं, बड़ा लड्डू क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय जी ने 1814-15, कई कई जगहों पे 1815 भी मिलता है, आत्मीय सभा की स्थापना की है। ठीक है, तो 1814-15 में किसकी स्थापना की है? आत्मीय सभा की स्थापना की है। ठीक है सर। और फिर 10 साल बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। तो इससे पता चलता है कि भाई कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ थे। ठीक है, वेदांत कॉलेज में तो शिक्षा दी जा रही है, किसकी? उपनिषदों की, वेदों की, और साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी है। और 3 साल बाद फिर 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की है। और आपको मालूम है कि इनके प्रयासों की वजह से 1829 में सती उन्मूलन अधिनियम, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 पास होता है, और गवर्नर जनरल कौन होते हैं? विलियम बेंटिंक। तो ये भी अपने आप में प्रश्न आता है। अच्छा, इनके और पब्लिकेशंस की बात करें तो एक है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी एक इनका पब्लिकेशन है बंगाली भाषा में, किसका? राजा राम मोहन रॉय का। एक पब्लिकेशन इनका मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में है, मिरात उल अखबार। ये कौन सी भाषा में बच्चे? पर्शियन में है, मिरात उल अखबार। और एक है आपका बंगदूत, हिंदी भाषा में। तो बंगदूत ये आपका हिंदी भाषा में है। ठीक है, चल, तो यहां पे आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। आगे बढ़ते हैं। चलो, दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? तो जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है, प्लस हम लोग क्लास में भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को लंदन बुलाओ, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है, और भारतीयों से ही पूछो कि भाई आपको किस प्रकार के संवैधानिक सुधार चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि भारत में सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हमने शुरू कर दी थी, कांग्रेस ने शुरू कर दी है। तो ऐसी स्थिति में जब इंडियंस सविनय अवज्ञा चला रहे, मतलब मेनली कांग्रेस चला रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने पहले गोल में सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि पहला गोल में सम्मेलन नवंबर 1930 को शुरू हुआ और जनवरी 1931 तक चला। तो कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही है, ब्रिटिशों के कानून तोड़ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, भाई उनका ऐसा सोचना था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जब वही पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आई है तो क्या ही मतलब है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी को तो होना ही चाहिए। फिर उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल इरविन को बोला कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को आना है, तुम एंश्योर करो। अब उसके लिए बहुत टफ काम हो गया इरविन के लिए। ऐसी स्थिति में गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमारी भी कुछ मांगे हैं। तो कुछ मांगे जो इनकी होती है वो इरविन पूरा करता है। और फिर गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम जा रहे हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते हैं, वहां पे बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बहस होने लगती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर। तो ये भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल हो गई। फिर तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस या गांधी जी ने हिस्सा लिया हो तो सेकंड। अच्छा, बी आर अंबेडकर साहब ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा किसने लिया? बी आर अंबेडकर। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है बच्चे मध्य प्रदेश। स्टैटिक जीके में फोक डांस में हम लोग जब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के डांस, तो वहां पे मटकी बिल्कुल आप करते हो, और मटकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है मध्य प्रदेश का, नाम से क्लियर है। सर पे यहाँ पे देखो कितने सारे मटकी रख के डांस किया जा रहा है, कितना ब्यूटीफुल ये नृत्य है। और मैं आपको क्लास में ना सिर्फ मटकी
मैं आपको ये भी बताता हूं बच्चे, मटकी के अलावा ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मटकी, फूल पत्ती, आड़ा खाड़ा, गृदा, चारकुला, चैत्र और जवारा, काठी। अब इनमें से अगर हमको याद रखना हो, प्रयास करते हैं। अब आप देखो, जैसे हमने देखा इधर मटकी, तो आपने क्या देखा, जैसे ही मटकी है तो मटकी पे देखो क्या बना है, फूल पत्ती बने हुए हैं। तो हम लोग ऐसे याद रख रहे हैं कि मटकी मटकी मध्य में रखी जाती है, सर के मध्य में, इधर उधर करोगे दिक्कत है। तो मटकी मध्य में रखी जाती है और इस पे फूल पत्ती होती है। अगर जरा सा भी आपने आड़ा खाड़ा किया तो मटकी गिर जाएगी और 4 टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ऐसे करके आप एक स्टोरी बना सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहे। इसके अलावा आप देख रहे हो कि चैत्र, जवारा और काठी आपको ऐसे ही याद रखने। जवारा आप देख पा रहे हैं कि यही है जहां पे जवारे बोए जाते हैं, फिर उगाए जा रहे हैं, फिर डांस किया जाता है, ठीक है। तो ये भी मध्य प्रदेश का फोक डांस है। आओ, स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, जो बच्चे पीवाईक्यू लगाते हैं वो जब ये देखे होंगे तो ये तो झट से बना दिया होगा, क्योंकि पीवाईक्यू में कई बार उनने कर लिया होगा। तो भाई ये क्या है? स्टैंड अप इंडिया साल 2016 में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी 2016 का है और स्टैंड अप इंडिया भी 2016 का है। यहाँ पे SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं और जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो SC ST कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स, महिला एंटरप्रेन्योर्स, तो उद्यमी जो अपना बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनको लोन दिया जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। और बात करें कितना लोन, तो 10 लाख से 1 करोड़ के राशि के बीच में लोन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, SC ST और वुमेन। चल आगे बात करें तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? जवाब तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन क्या पता चलता है कि बच्चे जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो जो अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी गवर्नर, CM राज्य की कैटेगरी में, और यूनियन टेरिटरीज में हम बात करें तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं या CM हैं, तो वहां पे आपको नाम बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो आपसे पूछ लेगा, ये अब आपके काम का नहीं है। जवाब तो ठीक है CP राधाकृष्णन है, लेकिन करंटली कौन कहां का गवर्नर CM है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे झारखंड के करंट गवर्नर की बात करें, CP राधाकृष्णन नहीं है, अब कौन है? संतोष गंगवार। और यहीं पर बात करें CM की तो हेमंत सोरेन साहब, तो ये है झारखंड के CM। चलिए, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटी में आप जब आर्टिकल 80 पढ़ते हो कई बार, तो वहां पे लिखा हुआ है ना कि भाई राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट्स है वो कितनी होनी चाहिए, तो 238 लोग मैक्सिमम आ सकते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, 12 लोग प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब बातें कहां लिखी हैं? आर्टिकल 80 में लिखी है। और वहीं पे ये भी लिखा है कि भाई हर राज्य को एक कोटा दी जा रही है उसकी जनसंख्या के अनुसार, और वो जो जनसंख्या के अनुसार जो कोटा प्राप्त है उसके अनुसार पे मेंबर्स आएंगे, कि भाई मध्य प्रदेश को इतनी सीट मिलेंगी राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलेंगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये बात सब आर्टिकल 80 में लिखी गई है। तो यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड, नॉट मोर देन 238 फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर ये जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा कि 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि किस स्टेट को कितना कोटा, तो ये पूरी बात है। और नॉमिनेशन किया जाता है जब, तो भाई कौन से फील्ड हो सकते हैं? लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, यानी साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो यहां से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है इन फील्ड से। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दो, इबोनी, महागनी, तो क्या है बच्चे? आबनूस और महोगनी क्या है? तो एवरग्रीन है ना, ये सदाबहार, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो आपका जो सागौन है, ठीक है, यही सही जवाब है। ये हो गया आपका क्या? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। टीक के अलावा आप देखते हो साल हो गया, शीशम हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो साल, शीशम, आंवला, तो ये सब आप देखते हो कि ये डेसिडुअस है। और इंडिया में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा यही जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वही देखने को मिलते हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा डेसिडुअस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं और इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। चलो, यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि यहाँ पे रेनफॉल इतना इतना होना चाहिए, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। बाकी मोस्ट वाइड स्प्रेड है तो मैंने बता दिया, मॉनसून फॉरेस्ट भी, ये भी हमने बात कर ली। एग्जाम्पल भी हमने टीक के अलावा और देख लिए। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई, डिपेंडिंग ऑन कहाँ ज्यादा या कम रेनफॉल। चलो आओ,
जब आप कुछ स्कूली छात्रों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा पर दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है भाई। क्या होता है? तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ऐसी तो कोई बात नहीं है अखंडता वाली कि कोई बिगाड़ रहा हो। अखंडता तो कोई नहीं बिगाड़ रहा अगर नाम लिख रहा है। देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, भाई पर्यावरण वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है ना। प्राकृतिक है क्या? वो तो भाई मैन मेड है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये महालड्डू क्वेश्चन है, मतलब सही है। मैं सोच रहा था कुछ टफ होगा लेकिन ये तो बहुत इजी निकला। तो बच्चे कुल मिला के फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। वो इमरजेंसी का दौर है ये। फिर आगे चल के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी की 6 से 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की कि इन बच्चों को आप स्कूल भेजें। चलो आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावड़ी गायक को पद्मश्री 2022 मिला? अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चे ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन सीजीएल में 2024 में एक दूसरे शिफ्ट में भी आया, तो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। और ये इसलिए आया क्योंकि 2022 में सुलोचना चावड़ जी या सुलोचना चौहान कह लो, इन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है, इसी साल 2022 में इनकी मृत्यु भी हुई है। तो डबल करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गई। ये लावड़ी डांस नहीं करती, लेकिन लावड़ी डांस जिन गानों पे होता है वो गाने ये गाती है, तो ये सिंगर है सुलोचना चौहान। तो यहां पे आपको दिख भी रहा है भाई पद्मश्री 2022 में इनको मिला था। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो क्वीन ऑफ लावणी, तो लावणी सम्राज्ञी इनको बोलते हैं। इनकी डेथ भी इसी साल हुई 2022 में। चलो, अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी बच्चे किससे संबंधित है? ये भी बड़ी फेमस है इसको बजाने के लिए। तो सुरबहार, सुरबहार सितार का ही एक बड़ा वर्जन होता है सुरबहार। ठीक है, और जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं तो ये इसमें बिल्कुल एक माइस्त्रो है इसकी, और इनको पद्म भूषण सम्मान भी इसके लिए मिला है 1977 में। हालांकि यहाँ पे ईयर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन कुछ और ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज में ईयर भी अवार्ड के आ जाते हैं, जैसे अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान या पंडित रविशंकर। ठीक है, चलो, वर्ष 1925 में किसने, ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। एक और साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। भारत का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? ठीक है, केवल रेलवे नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बोला है ना, तो भाई डोमेस्टिक नहीं बोला, अंतरराष्ट्रीय बोला। अब अंतरराष्ट्रीय कहां, कौन सी ऐसी ट्रेन इतनी ज्यादा चल रही हैं? ठीक है, कुछ लैंड रूट पे चल रही होंगी कि भाई कुछ हमारे पड़ोसी देश में आवागमन हम लोग कर रहे होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा होता होगा? बिल्कुल नहीं। समुद्र और रेलवे, रेलवे तो है ही नहीं, यहां पे भी रेलवे लो बाय एलिमिनेशन बना लेते बेटा। मतलब इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या दे? आप एक चीज देखो, वहां पे भी उसने ऑप्शन में पता है क्या किया? समुद्र और वायु एक साथ डाल दिया। अगर वो चाहता तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एटलीस्ट समुद्र अलग ऑप्शन में रखता और वायु अलग में, उसने वो भी नहीं किया। अगर आपको कभी एक चुनना हो कि समुद्र और वायु में से भी सबसे ज्यादा, तो समुद्र करना। देखो, इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, हमारी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर से ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो समुद्र से ही होता है, तो फॉरेन ट्रेड है वो समुद्र से ही हो रही है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अनुसार 95% जो ट्रेड बाय वॉल्यूम है वो सी से होती है। सोचो कितनी बड़ी बात। और अगर मैं वैल्यू से निकालूं तो 70% ट्रेड बाय वैल्यू, कि मतलब अगर मैं सामान की वैल्यू देखूं कि कितना सी से है तो 70%, और वॉल्यूम देख लूं तो 95%, मतलब एक तरफा। चलो आगे, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ चला गया, क्योंकि ना सिर्फ उसने पूछा कजरी महोत्सव कहां, उसने पूछा एग्जैक्ट जिला बता दो। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ऐसा होगा कि हाँ भाई किसी को मालूम भी है। अन्य राज्यों के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इसका सही जवाब है बच्चे मिर्जापुर। और यहाँ पे जो कजरी महोत्सव होता है तो हम देखते हैं कि एक प्रिंसेस थी कजली, तो जब उनका सेपरेशन हो रहा था पति से, पति जा रहे थे तो वो बिरहा में थी, मतलब रो रही थी, तो उनने जो वो सैड सॉन्ग्स गाए, प्रिंसेस कजली ने जो सैड सॉन्ग्स गाए पति के छूटने या उसके जाने की वजह से, तो वही सैड सॉन्ग्स
आज इस कजरी महोत्सव में दोहराए जाते हैं। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, ठीक है, और इन सॉन्ग्स को गाया भी जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या किया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ और भी इंपॉर्टेंट सिटीज में क्या क्या फेस्टिवल्स हैं वो देखें। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा, नोएडा यूपी में आता है, गंगा महोत्सव बच्चे वाराणसी, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, और ताज महोत्सव आगरा। तो ताज महोत्सव आगरा तो आप कर लोगे क्योंकि ताज आगरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा भी कर लोगे क्योंकि नोएडा एक अर्बन एरिया है, तो शॉपिंग फेस्टिवल रिलेट करके कर दोगे। बचा क्या, गंगा महोत्सव, तो भाई गंगा और वाराणसी का तो रिश्ता बहुत गहरा है, ये भी हो जाएगा। आयुर्वेद है झांसी, तो एक ही नई चीज है। चलो, तो यहां पे हमने ये भी डिस्कशन कर लिया। चलो बढ़े आगे। लो भाई, बढ़ने के लिए नहीं है कुछ, अब बढ़ने के लिए है कि आपको एनालाइज करना है कि आप पूरा पेपर देखें, आपकी क्या स्थिति है, आप कहां खड़े हो, आपको क्या लगा पेपर का स्तर, क्या आपको आसान लगा, टफ लगा, क्या आपसे क्वेश्चन बने नहीं बने, और कौन से ऐसे वीक एरियाज थे जहां पे आपको काम करने की जरूरत है। मुझे आशा है ये सब सवालों के जवाब आपको कुछ हद तक यहां से प्राप्त हुए होंगे। बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।